चलिए जी बच्चों, गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे स्टॉप किया था, डेप्रिसिएशन लगाने के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे कि भाई क्यों हम डेप्री लगाते हैं, क्या फायदा होता है डेप्री लगाने से। ठीक है, तो इसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं फैक्टर्स। यहां से मान लीजिए कि आपका समवॉट प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो गया, चैप्टर का थ्योरी पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, सो फैक्टर्स और द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, यानी आपको डेप्री कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। फैक्टर्स इन्वॉल्व फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आर एज फॉलोज। सबसे पहले आपको एसेट की चाहिए कॉस्ट। क्या चाहिए? हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है कबीर बताना चाहेंगे? हमने चैप्टर 2 में सीखा था, थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे कि किसी भी एसेट की कॉस्ट क्या होती है, जिस पे हमने खरीदा था वो उसकी कॉस्ट होती है। मिस भारद्वाज, आपके पास कोई अलग आंसर है? ओके, ठीक है, ओके, करेक्ट आंसर। ठीक है, सही है। सो परचेज प्राइस, जिस रेट पे आपने उसे खरीदा, फ्रेट यानी किराया जो लग गया, इंस्टॉलेशन यानी उसे फिटिंग कराने की जो कॉस्ट लग गई। सिंपल भाषा में मैं कहूं तो किसी भी एसेट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? जिस रेट पे आपने खरीदा प्लस जब तक वो एसेट यूज होना स्टार्ट नहीं हुआ, आपने जितना भी खर्चा किया वो उसकी कॉस्ट में प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी बड़ी सी 2 लाख रुपए की, उसको आपके फैक्ट्री तक लाने का जो कार्टेज लग गया वो 1000 रुपीज लग गया, तो वो 1000 ऐड हो जाएगा। उसको इंस्टॉल करने वाला 5000 रुपए ले गया तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो टोटल मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई? 2,06,000 रुपए। समझ में आ रहा है? यानी आपकी बुक्स में मशीन की कॉस्ट लिखी होगी 2,06,000। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने जो 1000 रुपीज कार्टेज पे किया और 5000 का इंस्टॉलेशन, वो अलग से शो नहीं होगा। यानी आप उस 1000 रुपए की एंट्री कार्टेज टू कैश नहीं करेंगे, मशीन टू कैश ही करेंगे। इंस्टॉलेशन टू कैश नहीं करेंगे, मशीन टू कैश ही करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए पढ़ते हैं। कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मेकिंग द एसेट रेडी फॉर यूज, सच एज फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस फ्रेट प्लस इंस्टॉलेशन। अब आते हैं जीएसटी पे। ये कह रहे हैं कि जब आप कोई एसेट खरीद के लाए और आपने उस पे जीएसटी पे किया, तो क्या उस जीएसटी को जोड़ के आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे? नहीं, आपको मैंने सिखाया था कि जीएसटी पेड कॉस्ट ही नहीं होती, एसेट होता है। हमने पढ़ा था ना, जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट। तो नॉट अ कॉस्ट तो यहां पे आएगा ही नहीं, यानी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए जीएसटी इमटेरियल हो गया, इग्नोर, आउटराइटली इग्नोर। समझ में आ रहा है? अगर आपको वो कहते हैं कि हम 60,000 की मशीन खरीद के लाए 18% जीएसटी देके, तो फिर आप ये गलती मत कर देना 60 प्लस 18% जीएसटी, अब मैं डेप्री कैलकुलेट करूं, 60,000 पे डेप्री आएगा। समझ में आ रहा है? डेप्रिसिएशन चैप्टर जहां पे आपसे पूछ लिया जाए, जीएसटी को इग्नोर कर दे, सिंपल सा। ठीक है, जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ एसेट इज नॉट अ कॉस्ट बट एन एसेट which can be used to set off the liability. So asset account is debited without taking GST, and depreciation is charged on the amount debited to asset only. यानी हमने जितना मशीन में डेबिट किया है उस पे ही डेप्री लगेगा। एक बार एडमिट कर दो who's in the waiting room। हाँ, करेक्ट करेंगे, बिल्कुल सही। चलिए, कॉस्ट ऑफ एसेट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट। अब ये नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कह रहा है? जैसे मान लीजिए मुझे ये पैनल खरीदना था, ठीक है, अगर मेरे पास इसकी कॉस्ट थी 170, अब मेरे पास इसको खरीदने के पैसे नहीं थे, मैंने क्या किया? जैन साहब से पैसे उधार ले लिए। क्या किया? उधार ले लिए, लोन ले लिया कह लो। तो इस लोन पे जो मैं इंटरेस्ट पे कर रही हूं, क्या वो इस पैनल की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा? नो, वो 170 ही रहेगा। इंटरेस्ट इज अ सेपरेट कॉस्ट, इस एसेट से उसका कोई लेना देना
नहीं है। कोई मुझे बताएगा कि ये मेरी एसेट की कॉस्ट क्यों आ रही है, आई मीन सॉरी इंटरेस्ट की कॉस्ट क्यों आ रही है, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि लोन लिया है। मतलब ये जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है ये एसेट की नहीं, फंड्स की कॉस्ट है। से यस, क्योंकि मतलब मेरे पास फंड्स नहीं थे, आई अरेंज्ड फंड्स बाय बोरोइंग फ्रॉम मिस्टर जैन, सो इस फंड को अरेंज करने की कॉस्ट है इंटरेस्ट की, एसेट से कोई लेना देना नहीं है। सो यहां बोला है कॉस्ट ऑफ एसेट विल नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट पेड और पेएबल ऑन अमाउंट बोरोड टू फाइनेंस द परचेज ऑफ एसेट। मैंने मिस्टर जैन से बोरो किया, उस पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका इस कॉस्ट ऑफ एसेट से कोई लेना देना लॉजिकल भी है। एक्सपेंस ऑफ कैपिटल नेचर लाइक एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। ओके फाइन, ये आप क्लासरूम देख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हम इसको पेंट करा लेते हैं, दिवाली आ रही है ना, अभी रंग रोगन करा लिया, सफाई हो जाएगी। आप मुझे बताइए ये पेंट, दीवारें पेंट कराने का मान लो 5-10 हजार रुपए का खर्चा आ गया अगर, तो ये 10 हजार रुपए क्या मेरा एसेट है? एक्सपेंस है ना, एसेट तो नहीं है। ये तो रिपेयर मेंटेनेंस है, कोई भी बिल्डिंग मेंटेनेंस मांगती ही है। दूसरी बात समझे कि मैंने क्या किया, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इस फ्रेम को पीछे शिफ्ट कर दिया और मेरा इसमें 25,000 का खर्चा हो गया। नाउ व्हाट? एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि इस खर्चे से हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। से यस। अब यहां पे क्या लिखा है उसे पढ़ो। एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल नेचर लाइक एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट or any heavy repairs of a capital nature, they are to be added to the cost। ये कह रहे हैं या तो आपका वो एसेट एक्सटेंड हो रहा हो, जैसे अभी मैंने बात की इसको एक्सटेंड करने की, या फिर आपने जैसे मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी थी, ठीक है, वो पुरानी हो चली थी, आपने उसका पूरा मोटर वोटर चेंज करा दिया, पूरा डेंटिंग पेंटिंग ये वो करा के मोटर ही चेंज करा दी, तो डोंट यू थिंक अगर आपने उसका पूरा मोटर सिस्टम चेंज कर दिया तो उसकी लाइफ बढ़ गई? उस काम को करने से उसकी लाइफ बढ़ गई या नहीं? हैवी एक्सपेंडिचर होगा वो, छोटे मोटे खर्चे में तो वो बढ़ने नहीं वाली। से यस। तो अगर आप ऐसा कोई हैवी एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं उस एसेट पे, तो वो भी उसकी कॉस्ट में क्या हो जाएगा? प्लस। छोटा मोटा रिपेयर मेंटेनेंस प्लस नहीं होगा, वो तो आपको रूटीन में करना ही पड़ेगा किसी भी चीज को चलाने के लिए। लेकिन अगर आप कोई हैवी रिपेयर्स कर देते हैं जिससे कि उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है, इन दैट केस दैट कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड मतलब हम एसेट मानेंगे उसको। जी बोलिए। तो एसेट में बिल्कुल करेक्ट, हाँ बिल्कुल सही बताया बच्चा। ये क्या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए मैम आप नई बिल्डिंग बना रहे हैं, नया सेंटर बना रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और उसमें पेंट करा रहे हैं, तो यस दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो मैंने यूज करना शुरू किया उससे पहले ही करा दिया। और अगर मैं 4-5 साल बाद रीपेंट कराती हूं तो वो रिपेयर मेंटेनेंस है। बिल्कुल सही समझा आप, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर लाइक रिपेयर मेंटेनेंस आर टू बी एक्सक्लूडेड, हम नहीं लेंगे, ठीक है। अगर कोई छोटा मोटा रिपेयर होता है तो वो पीएनएल में डेबिट हो जाता है, एसेट की कॉस्ट से लेना देना नहीं है उसका, ठीक है। आगे चलिए। एक चीज हमें क्या चाहिए डेप्री निकालने के लिए? पहला क्या पढ़ा? कॉस्ट। किसी भी एसेट का डेप्री निकालने के लिए आपको फर्स्ट थिंग यू नीड इज कॉस्ट। अगली चीज क्या चाहिए? अगली चीज चाहिए उसकी स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, यानी कबाड़ी में कितने में बिक जाएगा, कम से कम कितने रुपए में बिक जाएगा इसकी लाइफ खत्म होने के बाद। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने आज एक मोबाइल खरीदा 50,000 का, किसी एंड्रॉइड फोन की बात करें तो 2 या 3 साल से ज्यादा हम उसे नहीं रखते, लाइक है ना, लॉजिकल है। टूट गया तो एक अलग मुद्दा है, मान लो 6 महीने में ही खत्म हो गया, वो एक अलग सेपरेट मुद्दा है। बट अगर ठीक ठाक चल रहा है तो हम क्या करते हैं, 2 साल में बोर ही हो जाते हैं। वैसे भी वी आर एवरीबडी इज फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज यार, हम 2 साल में चाहते ही है कि फोन बदल दें, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि सौम्या एक रैंडम फिगर दो कि ये फोन 2 साल बाद कितने रुपए में बिक जाएगा, आपको क्या लगता है? एस्टिमेशन, दिस चैप्टर इज टोटली एस्टिमेशन।
50 का आज खरीदा, 2 साल यूज किया, कितने रुपए में बेच दोगे? कोई ना खरीदे 15 में, रहने दो। चलो 10 लेते हैं, ठीक है, तुम्हारी नहीं मेरी नहीं। 10,000 रुपए में हमें लगता है कि ये अच्छा फोन है, 2 साल इस्तेमाल करके भी बिक जाएगा। तो अब इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? तुमने 50 में खरीदा था, तुम 10 में बेच लोगे, तो कॉस्ट कितनी रह गई? मतलब 10,000 तो तुम्हें रिकवर हो जाएंगे। जिसको 5 लगता है वो 5 ले लो, दिस इज एस्टिमेशन। बैठो बच्चे, समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं कहूं कि 5,000 में बिक जाएगा तो कॉस्ट कितनी हो गई? नेट कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम, एक्चुअल कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल कॉस्ट तो हमने जिस रेट पे खरीदा वही रहेगी, है ना। यहां पे बोला है कि आपको स्क्रैप वैल्यू चाहिएगी टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। व्हाई? अभी हमने व्हाट इज गोइंग ऑन, देखो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है कि एसेट की जो कॉस्ट होती है उसको हम उसकी लाइफ पे स्प्रेड कर देते हैं, यही पढ़ा था। कॉस्ट ऑफ एसेट इज स्प्रेड ओवर द यूजफुल लाइफ। अगर मैं कहूं कि मैंने 50,000 का एसेट खरीदा और मुझे लगता है कि ये कबाड़ के भाव भी 5,000 रुपए में बिक जाएगा, सो इसकी नेट कॉस्ट क्या हो गई? 45, राइट। तो इसीलिए हमें स्क्रैप वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि हमें एक्चुअल कॉस्ट चाहिए। क्या चाहिए? एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगी? कॉस्ट माइनस स्क्रैप। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। सो रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है? इट इज एन एस्टी, देखो ये वर्ड हर जगह आएगा, ये पूरा चैप्टर एस्टिमेशन है, कुछ भी एक्चुअल नहीं है। रेजिडुअल वैल्यू इज एन एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ। डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड रेसिडुअल वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, मान लो मैंने 50,000 का मोबाइल खरीदा और मुझे लगता है कि ये 5 में तो कभी भी बिक जाएगा, रेसिडुअल वैल्यू हो गई 5, इज द अमाउंट दैट इज टू बी रिटर्न ऑफ ओवर द एस्टिमेटेड लाइफ। अगर मुझे लगता है कि ये मोबाइल 3 साल चल जाएगा, सो 50,000 की कॉस्ट 5 में ये बिक जाएगा, कितना बचा? 45। और अगर ये 3 साल चलेगा मोबाइल तो 1 साल का डेप्री कितना हो गया? वही बोला है कि डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट 50 एंड रेजिडुअल वैल्यू 5 is the amount that is to be written off over the estimated life, that is 3 years। समझ में आया? कोई दिक्कत है? क्वेश्चन करेंगे ज्यादा समझ में आएगा। अभी ये एग्जाम्पल देखो, पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि हमें कभी भी डेप्री कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? कॉस्ट। कॉस्ट कैसे आएगी अंशिका? परचेज प्राइस प्लस फ्रेट, कार्टेज वगैरह प्लस इंस्टॉलेशन, ये सारा कुछ जोड़ लोगे तो कॉस्ट मिल गई। दूसरी चीज हमें चाहिए स्क्रैप वैल्यू। बच्चे ये टोटली एस्टिमेशन है। देखो कॉस्ट का तो आपको एक्चुअल पता होता है कि भाई मैं इतने रुपए में चीज खरीद के लाया हूं तो ये कॉस्ट है, लेकिन अगर मैं बात करूं एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, प्योरली एस्टिमेशन। अब मानो कि आज अगर आईफोन 15 खरीद के लाते हो, क्या आप एक एग्जैक्ट फिगर बता सकते हो कि मैम मैं 4 साल के बाद ना इतने रुपए में बेच दूंगी इसको? क्या पाई का हिसाब बता सकते हो? अंदाजा लगा सकते हो ट्रेंड के हिसाब से कि भाई मान लो 1,00,000 सवा लाख का फोन आएगा, 4 साल बाद 15-20 हजार में बिक जाएगा, ठीक है ना? नहीं बिक है 4 साल के बाद, 4 साल ही लाइफ होती है उसकी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो स्क्रैप वैल्यू होती है, पहली चीज प्योरली एस्टिमेशन है, दूसरा सब्जेक्टिव मैटर। क्या है सब्जेक्टिव मैटर का? क्या मतलब होता है? पर्सन टू पर्सन। मान लो मुझे लगता है 15 में बेच दूंगी, कबीर बोलेगा नहीं 4 साल बाद कौन खरीदेगा 15 में, 5 में ही बिकेगा मैम। समझ में आ रहा है? सो तनेजा जी बोलेंगे नहीं यार आईफोन है 20 में बिक जाएगा। हो गया ना सब्जेक्टिव मैटर। सो प्योरली एस्टिमेशन। मशीन परचेज्ड 60,000, हमने 60,000 की एक मशीन खरीदी, 4,000 रुपए लग गए फ्रेट पे यानी किराए पे, जहां से खरीदा और आपके स्पेस तक आने में कितने रुपए लग गए? कार्टेज 4,000, 1,000 रुपीज स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन। अब मुझे बताओ मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई? 60,000 में खरीदा, कार्टेज लग गया 4,000, 1,000 रुपए इंस्टॉलेशन वाला ले गया, कितनी हो गई? 65। अंशिका
आप बताओ इस 60,000 की जर्नल एंट्री क्या करोगे बुक्स में? 60,000 की मशीन खरीदी है, जर्नल एंट्री, हाँ 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 बता दो। मशीन टू कैश। सौम्या आप इसकी एंट्री बताओ, ये 4,000 रुपए खर्च हुए कार्टेज पे, कार्टेज टू कैश कर दे, मशीन टू कैश। क्यों? क्योंकि ये मशीन की कॉस्ट का पार्ट है। अरे लेकिन ये अलग अलग मोमेंट पे स्पेंड हुआ है ना, अल्टीमेटली वो मशीन पे ही ऐड है। देखो जर्नल जब हम करते हैं हर एक ट्रांजैक्शन की होती है, समझ में आ रहा है आपको? अब आप सोचो 60,000 रुपए आप उस दुकान वाले को दे के आए हो, से यस, 4,000 रुपए जो लॉरी वाला आया होगा उसको दिया होगा आपने, 1,000 रुपए जो इंस्टॉल करने आया होगा उसको दिया होगा। 3 ट्रांजैक्शन हुए ना, मैं तीनों की एंट्री पूछ रही हूँ आपसे। एक हो गई मशीन टू कैश, दूसरी 4,000 भी सौम्या ने बताया कि मैम मशीन टू कैश। एसेट की कॉस्ट 65 होगी, लेकिन वो 3 ट्रांजैक्शन जुड़ के बने। हाँ तो मैं भी वही कह रही हूँ। सुनिए मैं आपको ये क्यों समझा रही हूँ, मैं क्यों जर्नल एंट्री पूछ रही हूँ, आप मेरी बात को समझे। यहाँ पे जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको यहाँ पे हाईलाइट करने का फोकस ये है। मान लीजिए आपके पेपर में जर्नल का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और आपको पहला ट्रांजैक्शन दिया हुआ है परचेज मशीनरी ऑफ 50,000, आप बड़े प्यार से कर देंगे मशीन टू कैश। अगले दिन दिया हुआ है पेड 1,000 रुपीज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी, फिर वहां इंस्टॉलेशन चार्जेस टू कैश करके आओगे, क्योंकि वो अलग से ट्रांजैक्शन दे रखा है। जब आपको कह रहा है कि मशीन की इंस्टॉलेशन के 1,000 रुपए दिए हैं, तो उसकी एंट्री भी मशीन टू कैश होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये मशीन की कॉस्ट का पार्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूं। इट इज एस्टिमेटेड दैट एट द एंड ऑफ लाइफ, दैट इज 10 years, द स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मतलब रेजिडुअल, कबाड़ी के भाव, whatever, this asset will be sold at rupees 65,000 का एसेट हम आज खरीद रहे हैं, 10 साल के बाद कितने रुपए में बिक जाएगा? एस्टिमेशन है ये, 8,000 किसी पंडित ने नहीं बताया, ये एस्टिमेशन है, ठीक है। डेप्री विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर, कॉस्ट कितना है? 65, स्क्रैप कितनी है? 8, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 10, तो 1 साल का डेप्री कितना हो गया? समझ में आई बात? कोई दिक्कत है जैन साहब? पक्का? आगे करेक्ट। एवरी ईयर वी विल रिड्यूस दिस एसेट बाय 5,700 रुपीज। कोई दिक्कत है? बैड क्वेश्चन, ये मेरे से कह रहा है कि मैम आप कह रहे हो पूरा चैप्टर एस्टिमेशन है। आई विल आंसर, रुक जा। इसका कहना है कि मैम पूरा चैप्टर एस्टिमेशन है तो सब्जेक्टिव मैटर है, तो सब बच्चों का अलग आंसर आ सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेटा जी ऐसा नहीं होता है, वो एस्टिमेशन क्वेश्चन आपको करके दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ये कॉस्ट है, इतनी इसकी लाइफ है, इतनी इसकी स्क्रैप वैल्यू है, वो एस्टिमेशन क्वेश्चन करके दे रहा है, उस एस्टिमेशन को सॉल्व करना है आपने। आप समझ रहे हैं? आप खुद से आपको नहीं पूछ रहे कि आप सोचो इस एसेट की लाइफ कितनी होगी, आप सोचो ये कितने में बिक जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? नहीं ऐसा नहीं होता। जब ये चीजें देखो, कभी बात सुनो कि ये कितने में बिक जाएगा, ये एक एस्टिमेशन है, इसकी लाइफ कितनी होगी, ये एक एस्टिमेशन है, ये दो होने के बाद सॉल्व करने का तरीका सेम है। समझ में आया? वो क्वेश्चन आपको करके देगा। वाह, ऐसा क्वेश्चन तो मेरे 6 साल के करियर में पहली बार किसी ने पूछा। 6 साल से मैं अपनी यहाँ अकेडमी में पढ़ा रही हूँ, पहली बार किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। नहीं देखो, डाउट मन में जो भी आए ना पूछ लेना चाहिए, चाहे वो इडियोटिक ही क्यों ना हो। समझ में आ रहा है? हमारे साथ ना एक सीए फाइनल में लड़का हुआ करता था, वो इतना क्वेश्चन पूछता था, है वो इतना इरिटेटिंग था वो लड़का, माय गुडनेस। वो कुछ भी क्वेश्चन पूछता था, ठीक है, मतलब ऐसे लगता था घुमा के मार, ये कभी अकेले में मिल जाए ना इसे कूट दूं मैं इसको। और उसके पूरे नंबर आए थे सही में, मतलब सीए फाइनल में टैक्स में पूरे नंबर लाना अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो क्वेश्चन पूछने चाहिए, चाहे दूसरे स्टूडेंट इरिटेट हो रहे हो, चाहे टीचर इरिटेट हो रहा हो, लेकिन इडियोटिक क्वेश्चन भी पूछना चाहिए। समझ में आ रहा है?
ये नहीं सोचना चाहिए कि टीचर क्या सोचेगा और क्या सोचेंगे, मत सोचो, पूछो। सबसे इडियोटिक क्वेश्चन कौन सा होता है जो ना पूछा गया हो? समझ में आ रहा है? तो इसलिए पूछ लेना चाहिए। अच्छा बोला ना यार, ये तो शायरी बन सकती है ना, ऐसे बोलते बोलते कुछ भी बोल दिया मैंने कि सबसे इडियोटिक क्वेश्चन वो होता है जो ना पूछा गया हो। वेरी गुड, अरे शायर है मैम। तो चलो आगे चलते हैं। पहली चीज आपको चाहिए कॉस्ट, दूसरी चीज चाहिए आपको रेजिडुअल वैल्यू, तीसरी चीज चाहिए आपको लाइफ, कि ये एसेट कितना चलेगा। ओके, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट मीन्स द पीरियड फॉर विच इट कैन बी यूज्ड प्रोडक्टिवली एंड इफेक्टिवली विदाउट इनकरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर्स। बड़े अच्छे से इन्होंने डिफाइन किया है कि एक एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी होती है। उतनी ही होती है जब तक वो प्रेम से चल रहा है बिना किसी तोड़फोड़। रोज मान लो आपके पास कोई गाड़ी है, ठीक है, और आप घर से लेके निकलते हो, 1 किलोमीटर चलते नहीं और वो बंद पड़ जाती है, और रोज ऐसा होता है, तो क्या आपको लगता है कि उसकी यूजफुल लाइफ बची हुई है? जब तक वो एसेट बिना किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे के ढंग से चल जाए वो उसकी यूजफुल लाइफ होती है। अगर रोज ही वो खर्चा मांगने लगे तो बेटर डिसीजन है कि उसे बेच दो, डिस्कार्ड कर दो। When a fixed asset is acquired, it is not possible to know exactly how long this will be useful for the business. Therefore, the life is to be estimated. For example, if a machine can work for 10 years, but it is likely that it may become obsolete after 7 years. देखिए, मान लीजिए जब आपने एसेट खरीदा तो आपने ऐसा अज्यूम किया कि ये 10 साल चलेगा। जरूरी नहीं है कि वो चले, ठीक है, सोचते तो हम अच्छा ही है, जरूरी थोड़ी है वो हो। मान लो ये पैनल मैंने खरीदा, ये सोच में ही खरीदा है कि यार 5 साल तो चलाएंगे, 5 नहीं 5-6 साल चलाएंगे। लेकिन मान लो अगर ये किसी भी कारणवश, मान लो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कुछ ऐसा अपग्रेडेड वर्जन मिलने लग गया तो हम आउटडेटेड फील ना करें, हमें बदलना पड़ जाए। होता है ना, आज की डेट में कोई कीपैड वाला मोबाइल चलाता है? बहुत ही मजबूरी होगी तो ही चलाएगा, अदरवाइज तो नहीं चलाएगा, है ना। तो ये कह रहे हैं, सिंपल सा पॉइंट जो समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने इनिशियली जिस लाइफ को एस्टिमेट किया था वो उतना चल जाए, चेंज भी हो सकता है। पढ़िए दोबारा से। इफ अ मशीन कैन वर्क फॉर 10 years but it is likely that it may become obsolete, outdated after 7 years due to technology upgradation, लाइफ ऑफ एन एसेट कैन बी टेकन एज 7। अगर आपके 7 साल के बाद उसका यूज खत्म हो गया तो आप बुक्स में पूरा डेप्रिशिएट कर दीजिए उसे। समझ में आ रहा है? हाँ, बट अगर हमारी मशीन प्रॉपर्ली वर्क कर रही है तो फिर हम उसको क्यों चेंज करें? मत करो। अगर आप चेंज करना चाहते हो तब आप उसे बुक्स में 0 करो। इफ यू वांट टू अपग्रेड, गेटिंग माय पॉइंट। अगर वो आपका बिजनेस ढंग से चलाने में हेल्प कर रही है तो फिर क्या दिक्कत है? पर अगर मान लो कि आपकी टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी हो गई कि आपके पास कोई आ ही नहीं रहा, फिर तो खत्म हो गया ना। हाँ, तो फिर वो लास्ट ईयर में हम ज्यादा डेप्रिशिएट करके खत्म कर देंगे। नहीं, फिर हम बुक्स में रीवैल्यूएशन नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, अभी नहीं है वो। आपको, आप एसेट्स को रीवैल्यू भी कर सकते हो, दैट इज डूएबल। अभी नहीं है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। गुड क्वेश्चन। बट लीगल प्रोविजंस क्या कहते हैं? देखो, डेप्री कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको अभी तक कौन सी चीजें बताई? आपको क्या क्या चाहिए? पहले कॉस्ट चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए? कॉस्ट। दूसरा क्या चाहिए? स्क्रैप वैल्यू, यूजफुल लाइफ। तीसरा चाहिए लीगल प्रोविजंस, यानी देखिए लॉ बने होते हैं कि भाई इस एसेट को इस रेट से डेप्रिशिएट करना है, इस एसेट को अगर आप इनकम टैक्स एक्ट खोलेंगे तो वहां देखेंगे मशीन का ये रेट ऑफ डेप्री है, फर्नीचर का ये रेट ऑफ डेप्री है, तो वहां पे लॉ में मेंशन्ड होते हैं, ठीक है। सो यू कैन यूज दैट। लॉ प्रिस्क्राइब्स द मेथड एंड रेट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन व्हाइल चार्जिंग डेप्री। लीगल प्रोविजंस आर टू बी केप्ट इन माइंड। यानी आप सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि मैम ने बोला था एस्टिमेशन है, चलो एस्टिमेशन। लॉ ने डिफाइन कर रखा है कि भाई इस रेट से ये चीज डेप्रिशिएट हो जाती है, आप वही रेट लेके चलेंगे।
वो एस्टिमेशन लॉ ने करके रेट दे रखे हैं आप, समझ में आया? ओके, some important points to remember. Depri is provided each year so that value of asset is reduced to its estimated residual at the end of its useful. ये कह रहे हैं आपने हर साल डेप्री लगाना है ताकि जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो उसकी वैल्यू भी रेसिडुअल वैल्यू तक पहुंच जाए. Book value of an asset is a part of cost of fixed asset which is not yet written off. कोई समझाएगा इस लाइन को? वो बुक वैल्यू होती है, ठीक है. जैसे मान लीजिए आज हमने कोई एसेट खरीदा 1 लाख का, पहले साल ये 10,000 से डेप्रिशिएट हो गया तो इसकी बुक वैल्यू कितनी बच गई? फिर ये 10,000 से अगली साल डेप्रिशिएट हो गया, अब कितनी बच गई बुक वैल्यू? कहने का मतलब हमने कितना राइट ऑफ कर दिया, एक ये और एक. अब बुक वैल्यू के लिए क्या लिखा है? बुक वैल्यू इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट विच इज नॉट येट रिटर्न ऑफ. पार्ट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख, उसमें से कितना राइट ऑफ कर दिया? 20. 2 साल हो गए ना, एक साल में 10,000, दूसरे साल में 10, तो 20 राइट ऑफ हो गए. तो अब कितना बचा? तो बुक वैल्यू हो गई. बुक वैल्यू को क्या बोलेंगे हम? विच इज नॉट येट रिटर्न ऑफ. कुछ ना समझ में आए कि बुक वैल्यू क्या होती है तो वहां लिख के आना कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट. क्या लिख के आना? अच्छा मैं यहाँ लिख रखा, मैं दोबारा क्यों लिख रहा? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट. समझ में आ गया कि बुक वैल्यू क्या होती है? जिस रेट पे मैंने खरीदा था माइनस जितना मैंने आज तक डेप्री लगाया, जो बच गया वो मेरी बुक वैल्यू है. चैन साहब ठीक है? कौशिक जी ठीक है? मैं फिर से तेरी सरनेम भूल गई. सॉरी, मैं तेरी सरनेम भूल जाती हूँ. शुक्र करो नाम याद है. एनीवेज आगे चलते हैं. When the rate of depri is given with the word per annum, date of acquisition is given, charge depri for the period of asset held, date of acquisition not given, charge for the whole year. देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं. When the rate of depreciation is given with the word per annum, जैसे कि मान लो आपको बोला है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की और आपको इसको 10% पर एनम से डेप्रिशिएट करना है. क्या बोला है? 10% पर एनम से डेप्रिशिएट करना है. ये पर एनम वर्ड का क्या मतलब होता है बच्चों? 1 साल में. मतलब ये 1 साल में कितना डेप्रिशिएट होगा? 10%. ठीक है. सो डेट ऑफ एक्विजिशन अगर आपको दे रखी है, जैसे मान लो हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट होता है? 1/4 से शुरू होता है. 1/4/23 से मान लो शुरू हुआ, 31 मार्च 24 पे खत्म हुआ. इफ आई से दैट दिस मशीन वॉज परचेज्ड ऑन, आई टेक 110. आप मुझे बताओ कितना डेप्री लगेगा? ध्यान से सुन लो, 1 लाख की मशीन है, इसको 10% पर एनम से डेप्रिशिएट करना है. हमारी ये अकाउंटिंग हो रही है इस पीरियड की और 1/10 पे ये मशीन खरीदी है. आप कितना डेप्री आएगा ये बताओ? 5,000 कैसे निकाला बेटे? आंसर ठीक है, कैसे निकाला समझा? करेक्ट, वेरी करेक्ट. 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12. यही किया? हाँ हाँ. एक काम करो, ये जहां पे ऐसी चीजें आए ना प्रैक्टिकल, वो थोड़ी थोड़ी नोट करो मेरे साथ कि अगर पर एनम वर्ड दिया है और आपके पास डेट ऑफ एक्विजिशन भी है कि मैंने किस दिन एसेट खरीदा है, तो फिर आप अकॉर्डिंगली उतने ही टाइम पीरियड का डेप्री लगाओगे. जैन साहब आप बताओ कि अगर ये एसेट हमने 1 जनवरी को खरीदा होता तो आप कितने महीने का डेप्री लगाते? मैंने यहाँ 6 का लगाया जैसे. तो अगर ये एसेट 1 जनवरी 2024 को खरीदा होता तो कितने महीने का डेप्री लगता? दोबारा सोच बेटा जी. 31 मार्च को आपका अकाउंटिंग क्लोज हो जाएगा. आपने 1 जनवरी को खरीदा है. जैन फेब मार्च. हाउ कम यू सेड 10?
जैन, फेब, मार्च। देखिए डेप्री कैलकुलेट होता है साल के आखिरी दिन पे। समझ में आ रहा है? आप बताओ कि अगर ये हमने 1 सितंबर को खरीदी होती तो कितने महीने का डेप्री लगता? इतना सोचना पड़ता है। 1 अक्टूबर में कितना था? 6, तो 1 सितंबर में 7 हो गया ना। उसको सोचना ठीक है। चलो आप इतना नोट करें, फिर बी पार्ट पे आप कैसे नोट करेंगे? When rate of depreciation is given with the word per annum, यानी आपको जो रेट दिया है उसके पीछे पर एनम वर्ड लगाया हुआ है। और आपके पास ऐसे भी कर सकते हो जैसे पर एनम वर्ड गिवन, ठीक है, और इसको ऐसे एक पार्टीशन करो कि डेट ऑफ एक्विजिशन आपके पास है, आपको बताया है किस रेट पे खरीदा है, ऐसे नोट करो। फिर हम अगले उस पे चलेंगे जल्दी से। ठीक है जी, ये नोट हो गया कि हमारे पास अगर डेट ऑफ एक्विजिशन है फिर तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने महीने का डेप्री लगेगा। लेकिन अगर हमारे पास डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं है तो क्या होगा? पूरे साल का लगा दीजिए आप। ये मान लीजिए कि हमने पहले दिन एसेट खरीदा था। वैसे देखिए जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, यू विल बी गिवन डेट ऑफ एक्विजिशन 110%। ठीक है, आगे चलते हैं। When rate of depry is given without the word per annum, जैसे कि आपको क्वेश्चन आया कि XYZ लिमिटेड में 1 लाख की मशीन खरीदी है एंड डेप्रिशिएट इट एट द रेट ऑफ 10%। इस परसेंट के पीछे पर एनम वर्ड नहीं लगा है। आई रिपीट, पर एनम वर्ड नहीं है रेट के पीछे, तो आप फ्लैट 10% पे चार्ज कर दीजिए पूरे साल का। कैसे? 1 लाख इंटू 10%, 10,000। आपको फिर टाइम फैक्टर ये वो कुछ नहीं देखना, यहाँ पे अगर पर एनम वर्ड नहीं। समझ में आया? तो जब भी आपको रेट ऑफ डेप्री दिया हो, आप सबसे पहली चीज क्या चेक करेंगे कि इस रेट के पीछे पर एनम वर्ड लगा हुआ है या नहीं। करेक्ट, ये दोनों सेम है, बिल्कुल सही समझा। कहने का मतलब हम पीरियड काउंट तभी करेंगे जब हमारे पास डेट ऑफ एक्विजिशन भी होगी और पर एनम वर्ड भी होगा। करेक्ट, बिल्कुल सही। समझ आ गया मिस भारद्वाज आपको? मिस गर्ग आपको समझ आ गया? ठीक है, चलिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे होगी। द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये पढ़ चुके हैं हम, ये रिपीटेशन है, लास्ट लेक्चर में किया था, जस्ट रीड कर लेते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन मींस एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इट इज चार्ज्ड एज एन एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर। हर साल डेप्री लगेगा, चाहे आपके बिजनेस की कोई भी सिचुएशन है, आपने प्रॉफिट किया, लॉस किया, व्हाटएवर द केसेस, you have to charge depreciation. Why? Charge against profit. समझ में आ रहा है? Annual depreciation being at expense is a thus it is to be provided whether the enterprise earns profit or not. If depreciation is not provided, profit and loss account will not show the correct profits or losses. कह रहे हैं कि अगर आपने अपने खर्चों में डेप्रिसिएशन को नहीं लिखा तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो गलत ही होगा। समझ में आ रहा है आपको? डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। 2 लेक्चर से यही पढ़ रहे हैं, चलो हटाओ। चलिए इसका एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, विच इज गिवन बाय AICPA। ये AICPA क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे इंडिया में ICAI होता है ना, क्या होता है ICAI? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, विच इज कॉल्ड IC, द लगाना जरूरी है, द ICAI। ठीक है, तो अमेरिका में जो टॉप अकाउंटिंग बॉडी है वो कौन सी है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड। जैसे
जो सीए करता है यहाँ पे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाता है, वहां पे क्या कहलाता है? चलिए, इसका दिया हुआ डेफिनेशन है, लेट्स सी। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग which aims to distribute the cost or basic value of tangible capital assets less salvage value यानी residual value, cost minus residual value over its useful life, यही तो कर रहे हैं। D is equal to cost minus scrap upon life. Depreciation is equal to cost minus scrap upon, definition फिर से पढ़ो। Depreciation accounting is a system of accounting which aims to distribute the cost or of tangible assets. Tangible assets क्यों बोला? क्योंकि intangible का तो amortization होता है, ठीक है। लेस यानी माइनस, salvage value यानी scrap value over its useful life. It is the process of allocation and not valuation. यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइंग दिया हुआ है, गाड़ी की वैल्यू डेप्रिशिएट कैसे हो रही है उसका, ठीक है। आपने खरीदा था 100% पे, वो धीरे 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 जाके डेप्रिशिएट हो गई। 20 साल का पोजेशन पीरियड, तो तभी तो 0 पे टच नहीं किया ना। आंख बंद करके ही दिखेगा, अंशिका ऐसे करके देख रही है। जूम करूं क्या है? चलिए ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका थ्योरी पार्ट खत्म होता है। थ्योरी ऐसा कुछ थी नहीं खास, हमने यही पढ़ा कि डेप्री होता क्या है, क्यों हम लगाते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स है, डेप्री कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। एक कॉस्ट चाहिए, एक उसकी स्क्रैप वैल्यू चाहिए, एक उसकी लाइफ चाहिए और लीगल प्रोविजन चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए अब देखते हैं कि चैप्टर में आपने पढ़ना क्या है। प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। सो प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द चैप्टर, इसमें देखिए 2 चीजें हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ आपको, एज इन लेट मी, हाँ यहाँ पे देखिए, ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट है। यहाँ पे 2 चीजें आपने पढ़नी है, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। क्या बोला? 2 चीजें क्या पढ़नी है? एक तो डेप्री को रिकॉर्ड कैसे किया जाए बुक्स में, और दूसरा कि उसे कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो पहला प्रोसेस होगा कैलकुलेट करना, जब डेप्री कैलकुलेट हो जाएगा तो दूसरा प्रोसेस होगा उसे बुक्स में लिखना। तो देखिए आपके कोर्स की अगर मैं बात करूं तो 2 मेथड तो कैलकुलेट करने के हैं और 2 मेथड उसे रिकॉर्ड करने के हैं। समझ में आ रहा है आपको? 2, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम अभी तो आप कह रहे थे ये 2 होते हैं, फिर आप कह रहे हो ये 2 होते हैं। तो समझो 2 मेथड तो डेप्री को कैलकुलेट करने के हैं और 2 मेथड है रिकॉर्ड करने के। कहने का मतलब टोटल क्या पढ़ना है कि आपने फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट किया और फिर इसकी फर्स्ट मेथड से रिकॉर्ड किया, फिर फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट किया और सेकंड मेथड से रिकॉर्ड किया। से यस। फिर सेकंड मेथड से कैलकुलेट किया और फर्स्ट मेथड से रिकॉर्ड किया, फिर सेकंड मेथड से कैलकुलेट किया और सेकंड मेथड से रिकॉर्ड किया। से यस। यानी टोटल कितने हो गए? 2 2 4। समझ में आ रहा है? मैंने लिख के भी दिया है, देखो ये स्क्रॉल हो जाएगा ना। हाँ, टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं, सॉरी पार्डन, हाँ नहीं वो अभी वो सिलेबस से हट गया है एक्चुअली, बट आई हैवंट रिमूव्ड क्योंकि छोड़ दिया है मैंने नोट्स में से। देखिए ये 4 पढ़ने हैं। एसएलएम मेथड से कैलकुलेट किया और एसेट अकाउंट में लिखा, आरबीएम में कैलकुलेट किया और एसेट में लिखा, एसएलएम से कैलकुलेट। अब ये क्या है सब समझा रही हूँ। कहने का मतलब ये टोटल 4 चीजें आपने पढ़नी है। समझ में आ गया? अभी आज के लेक्चर का एजेंडा होगा कि आप 2 मेथड डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने को सीखे। क्या सीखे? कैलकुलेट करने को। रिकॉर्ड हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। आज का हमारा एजेंडा होगा टू
लर्न 2 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग के डेप्री को कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो देखिए पहला मेथड है SLM और दूसरा मेथड है RBM। क्या है? पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, इसके कुछ और भी नाम हैं, जैसे हम कृष्ण भगवान के बहुत सारे नाम लेते हैं ना, वैसे इस मेथड के और भी नाम हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। तो इन चारों में से कोई भी नाम दिया हो, आपको समझना है कि ये SLM की बात हो रही है। SLM स्टैंड्स फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा मेथड है RBM, रिड्यूसिंग बैलेंस। इसके कुछ और नाम है, इसे रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस भी कहते हैं, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं। किसी को पता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्कूल में पढ़ा है किसी ने? रूपल नहीं पढ़ा? तनेजा जी नहीं? फिर सर ने बता ही दे, मैं भूल गई हूँ। मेहता चिड़िया, अब मैं याद रखूंगी। चल हाँ, स्कूल में BRS चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मैं समझ। नाम से कुछ समझ नहीं आ रहा आपको? एक में स्ट्रेट लाइन है, अच्छा, और दूसरे में टेढ़ी लाइन है। कुछ भी बोलना है मतलब। ओके चलिए, लेट मी आंसर के इन दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। SLM और RBM से अगर आपको डेप्री कैलकुलेट करने को कहा जाए तो कैसे होगा? हम एक काम करते हैं, दो पार्टीशन बनाते हैं, एक तरफ SLM से कैलकुलेट करते हैं, दूसरे तरफ RBM से कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल सेम रखेंगे। एग्जाम्पल हम लेंगे कि हमने 1 लाख रुपए का एक एसेट खरीदा और इसे 10% पर एनम से डेप्रिशिएट करना है। तो SLM में 10% कैसे कैलकुलेट होगा और RBM में 10% कैसे कैलकुलेट होगा? लेट्स सी। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, उसका बताओ। एक सही बताया। चलिए देखिए, हमने पहले साल एसेट खरीदा, मान लीजिए 1/4/2020 पे 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा। अब खरीदने में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी वही रहेगा। अभी हम डेप्री कैलकुलेट करेंगे, सेम हमने यहाँ पे भी लिख दिया कि हमने 1/4/2020 को 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा। अब आ जाओ फर्स्ट ईयर के डेप्री पे। पहला डेप्री कब लगेगा अंशिका? पहला डेप्री कब लगेगा? साल खत्म होगा तब। तो 1/4 पे साल 31 मार्च 2000। 1 लाख का 10% कितना होता है? ठीक है, अब कितनी वैल्यू बची? बुक वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे। क्या लिखेंगे? 90,000 की बुक वैल्यू बच गई। कौन सी तारीख को? दिस इज 1/4/21। यहां पे 10% लगाना है। 1 लाख का 10% कितना होता है बच्चों? आप बोलोगे आपने तो सेम लिख दिया, कुछ फर्क है ही नहीं जैसा वहां लिखा। यस, नेक्स्ट ईयर में चेंज होगा। तो देखिए, अगर मैं SLM और RBM की बात करूं तो पहले साल का डेप्री सेम रहता है किसी भी में। यस, SLM की अगर हम बात करें तो कितना एक्साइटेड है। एनीवेज, SLM और RBM की बात करें तो फर्स्ट ईयर का डेप्री क्या रहेगा? सेम। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट ईयर अगला डेप्री कब लगेगा रूपल? अगला ईयर एंड कब आएगा? ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो इस कॉस्ट पे ही आप 10% हमेशा लगाएंगे। कॉस्ट है 1 लाख तो उसका 10%। कितना बचा अब?
80। यहां पे जो 10% लगेगा वो बुक वैल्यू का लगेगा। नहीं ना बच्चा, वो ऐड होता है, ये माइनस होता है इंटरेस्ट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, रहने दे। अभी दूसरा आंसर तूने ठीक दिया। समझ में आई मेरी बात आपको? एसएलएम में क्या होता है कि हम कॉस्ट पे हमेशा डेप्री लगाते हैं और इसीलिए डेप्री हर साल सेम होता है। क्या होता है? एवरी ईयर सेम। इसीलिए इस मेथड को इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी, क्योंकि इसका हर साल डेप्री क्या रहेगा? इक्वल, सेम। यहां पे नाम क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस यानी घटे हुए बैलेंस पे हम डेप्री लगाते हैं। समझ में आ रहा है? और इस मेथड में डेप्री देखो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, आप देख रहे हैं। अब अगले साल का निकालो, अगला ईयर एंड कब आएगा? तन्मय है क्या? ऐसे कौन पूछा है? इसमें सेम रहेगा क्योंकि हम कॉस्ट का ही 10% लेंगे। हाँ बोलो। और यहां पे दूसरे मेथड में किसका 10% लेंगे? बुक वैल्यू का लेंगे। से यस। 8100 आएगा। हाँ बोलो। वेरी गुड। क्या आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया? वेरी गुड। इतना नोट करें। इसका माइनस करके बता दो बच्चों। रहने दो, मैं लिख देती हूँ। लिख दिया मैंने। इतना नोट करें। चलिए, बहुत नोट करें। नाम थे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सारे जस्टिफाई हो रहे हैं ना? नाम कंफ्यूज मत कर देना, चारों नाम फिर से लर्न करना है अभी। रूपल इतना लेट क्यों आया आप? सो गई थी। बहुत अच्छा, अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, बट नेक्स्ट टाइम बी ऑन टाइम। I don't like latecomers. I am very particular about time. तन्मय, what is going on? चाहते क्या हो? मैं बहुत ही मजबूरी हो जाती है कभी तो ही लेट होते हो। अब मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाती है चीज। जैसा वो अभी नहीं करेंगे, अभी हम बस SLM RBM को रीड करेंगे। अच्छा, अभी तो किसी के स्कूल में हुआ ही नहीं है। ठीक है, एसिड डिस्पोजल किया है। एसिड डिस्पोजल निकल गया एक्चुअली कोर्स से। टाइम से आया करो बच्चों। आदित्य ऑनलाइन है, छुट्टी नहीं करता। आदित्य बहुत सिंसियर है। अच्छा, इमोजी बहुत भेजता है, एक्सपर्ट है इमोजी भेजने। मिस्टर बोस, आप आए क्यों नहीं? वाई ऑनलाइन? क्या लिखा? रूपल, आप किसी दिन ऐसा हो कि नहीं आ पा रहे, कोई मजबूरी है, तो डोंट मिस, ऑनलाइन ज्वाइन करें। तो हमने ग्रुप में एक रूटीन आईडी, रिकरिंग आईडी शेयर कर रखी है गूगल मीट। जैसे आप कहीं बाहर गए हैं तो डोंट मिस, ट्राई टू ज्वाइन। रहते कहाँ हो आप? 47। आते कई बात है ना। पहले हम साइकिल होते, हम बच्चे होते, फिर सोचते हैं यार काश पेरेंट्स स्कूटी दिला दे, है ना। स्कूटी मिल जाती है, फिर लगता है काश पेरेंट्स गाड़ी दे दे। गाड़ी चलाने लग जाते हैं ना। अब मेरे को यूं लग रहा है साइकिल गिफ्ट कर दी मैंने। मेरे हस्बैंड ने अभी बर्थडे पे मेरे को बोला क्या गिफ्ट हुई, एक्चुअली ना नीचे से कोई उठा के ले गया। बेटा अभी वो स्टेज फिर साइकिल पे आओगे वापस। अच्छा, सीखना चाहिए वैसे। मेरे को भी 11th में ही मिला था। तो मेरे को स्कूटी मिली, फिर 12th में मेरे को एक्टिवा मिल गया क्योंकि स्कूटी चली गई छोटी सिस्टर के पास। एक्टिवा तो मेरे लिए सरप्राइज था। आई वाज इन 12th में। ऐसे कुछ क्वेश्चन मुझे याद है, मैं अकाउंट्स ही पढ़ रही थी ऐसे बैठ के, और ना पापा ने ऐसे पीछे से आके बुक पे वो चाबी डाल दी। मैंने जो डांस किया था कि मेरे को
फर्स्ट ईयर में मुझे गाड़ी मिल गई थी, सो लकी इनफ। बॉर्न विद, और नैनो का नाम मत ले। नैनो मैंने चलाई नहीं, 2-4 दिन चलाई, मैंने पार्क कर दी। मैं नहीं चला रही इस घटिया गाड़ी, मेरे पास एस्टीम थी ऐसी। मैम वो ऐसे बंद करने हैं, तो फिर ले लो। कौन से मैंने तेरे मैसेज पर, चले आगे चले। अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन was late from maths class. Okay आदित्य, चलिए नोट हो गया, नोट हो गया। चलो बच्चों बातें नहीं, क्विकली जल्दी होती घर जाने की। समझो हमने ये सीख लिया कि 2 मेथड्स होते हैं डेप्री को कैलकुलेट करने के। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि कौन से 2 मेथड्स हैं कि जिससे डेप्री रिकॉर्ड किया जाता है। 2 तरीके होते हैं मेथड्स के, मतलब 2 अलग अलग तरीकों से आप बुक्स में डेप्री लिख सकते हो। अमाउंट तो वही रहेगी जो आपने कैलकुलेट करी, चाहे आपने एसएलएम से करी चाहे आरबीएम से। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि उनसे रिकॉर्ड करने के क्या 2 तरीके हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हाँ क्या भेज दूं, ये डॉक्यूमेंट। हाँ आपको प्रिंटेड कॉपी भी मिल जाएगी, अब तो यहाँ पे ही प्रिंटर शिफ्ट हो गया ऑफिस में। सो हाँ सही बात है। एक्चुअली ना मैं रियली थोड़ा स्टक हूँ, मेरे बहुत रेनोवेशन का काम चल रहा है, बस फुर्सत ही नहीं मिल रही घर में ना। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।